नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपिसोड 4 बात संपत्ति की। मैं आपके बीच में आपके सवालों को लेकर फिर से आया हूं और हमारे बीच में हैं रमेश सर। एक बार फिर से स्वागत है रमेश सर का। और आप लोगों के जो सवाल आए हैं उसमें से मैंने लगभग 9 से 10 सवाल लिखे हैं। आज कुछ अलग हटके सवाल आए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, मास्टर प्लान से संबंधित, 90A क्या होता है, 90B क्या होता है, AD अप्रूवल, नगर निगम नक्शा पास, जमाबंदी, अपना खाता वगैरह वगैरह। तो एक एक करके हम सर से आज जानेंगे। आज एग्रीकल्चर संबंधित सवाल ज़्यादा आए हैं। तो रमेश सर, बिना वक्त गंवाए आपसे सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा कि हाउ एग्रीकल्चर लैंड, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कन्वर्ट करके 90A या 90B या AD अप्रूव या लोनेबल कैसे हो जाती है, लोग जानना चाहते हैं। क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है? सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसने अलग अलग वर्गीकरण किए गए हैं ज़मीनों के कि ज़मीन की किस्म क्या होगी, कहाँ क्या बोना चाहिए, इस पर वो हो सकते नहीं हो सकते। कोई चारागाह की ज़मीन है, कुछ पहाड़ी ज़मीन है, कुछ तालाब की ज़मीन है, कुछ ज़मीन ऐसी भी है जो किसी काम की नहीं आती। तो पहले गवर्नमेंट ने तो ये सोचा कि यार जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ज़मीन की ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, तो सरकार ने पहले ये नियम बना दिए थे कि जो भी ज़मीन अनुपजाऊ है या काम नहीं आ रही है उसको कन्वर्ट कर दो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ से। जो पहले 90B होता रहा, जब एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्ट होती थी। फिर कानून आया 90A, जिसमें ये हुआ कि अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ करना चाहें, जैसे कि रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, किसी पर्पज़ यूज़ करना चाहें, तो आपको उसका लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जैसे ADA, नगर निगम या जो भी हर शहर का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उनका काम ये तो वो चेक करते हैं ये लैंड कन्वर्टेबल है कि नहीं है, इसको लैंड यूज चेंज किया जा सकता है या नहीं। लैंड यूज चेंज करने के लिए मास्टर प्लान देखा जाता है। गवर्नमेंट हर साल मास्टर प्लान निकालती है, जिसमें अगले 10 साल की प्लानिंग बताई जाती है कि कौन सी लैंड का कौन सी जगह पे कौन सी लैंड का कहाँ यूज़ होगा, कौन सी रेजिडेंशियल होगी, कौन सी कमर्शियल होगी, कौन सी इंस्टीट्यूशनल होगी, कौन सा ग्रीन बेल्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर लैंड का मालिक है वो फाइल लगाता है अजमेर में, ADA में, या जो नगर निगम का जो भी डिपार्टमेंट होता है, जयपुर में अगर JDO लगाएंगे तो डिपार्टमेंट चेक करता है कि अगर लैंड कन्वर्टेबल है तो उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं भाई 90 के अंदर कि एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया जाए। और उसके बाद क्या पर्पज़ है, रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल कन्वर्ट हो जाएगी, कमर्शियल है तो कमर्शियल कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी कुछ फ़ीस भी लगती है और वो ज़मीन होनी चाहिए। कई ज़मीन जैसे अगर मान लो ग्रीन बेल्ट में है तो कन्वर्ट नहीं होगी, कोई ज़मीन जैसे तालाबी है, तालाब की है या फॉरेस्ट की है, वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो डिपार्टमेंट ये देखता है कि लैंड यूज़ अगर चेंज होने योग्य है तो उसको कर देगी। और ये जो प्रोसेस है उसको 90A बोलते हैं। अजमेर में ADA करता है, नगर निगम करता है, जयपुर में JDA, जोधपुर में JDA, इस तरह करता है। आई थिंक क्लियर है जवाब यहाँ? तो ये कन्फ्यूजन नहीं, आपने तो ये मेरे हिसाब से आपने बता दिया कि बड़ा एक लैंड लेके उसको कन्वर्ट करके प्लॉटिंग कर रहे हैं ADA की। आप प्लॉटिंग नहीं भी करनी हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बनानी है, नहीं, लेकिन जैसे हॉस्पिटल में बनाना हो, स्कूल में बनाना हो, तो भी 90A कराना। लेकिन कुछ लोगों के पास में ऐसे प्लॉट्स हैं जो एग्रीकल्चर लेके बैठे हुए हैं, कोई कॉलोनी कटी वहाँ एग्रीकल्चर लोन ले लिए, अब वो चाहते हैं कि हमारा अप्रूव्ड हो जाए। क्या पॉसिबल है, कैसे हो सकता है? अगर वो मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल जोन में है या किसी स्कीम में नहीं है तो हो जाएगा कन्वर्ट। अगर उसने प्रॉपर जो नॉर्म्स ADA के होते हैं, जैसे 30 फीट की सड़क हो या 40 फीट की सड़क हो, आसपास कोई मतलब जो नाला ना हो या जंगल ना हो या ऐसी लैंड ना हो, तालाबी लैंड ना हो, वो प्रॉपर रेजिडेंशियल जोन, R जोन जिसे कहते हैं, अगर उसमें होगी तो कोई भी लेमैन अपनी प्रॉपर्टी को अगर अप्रूव कराना चाहता तो ADA में जाके अगर वो कन्वर्ट होने लायक है तो हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी। नहीं है तो नहीं हो, सिंपल सी बात है। ठीक है सर। अच्छा, मास्टर प्लान का आपने बीच में भी जिक्र किया था, ये मास्टर प्लान क्या होता है सर? नगरीय विकास विभाग जो है वो उसमें अलग अलग शहरों में, जैसे अजमेर ADA जी, वो प्लान करता है कि अगले 10 साल में हमारे शहर का विकास कैसे होगा। अगले अच्छा, जैसे अभी 2033 का मास्टर प्लान बना तो ये 2023 में रिलीज़ हुआ। इसमें बताया गया कि अगले 10 साल में कहाँ कहाँ विकास कर सकते हैं, कौन कौन सी लैंड अवेलेबल है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन ला सकते हैं, कहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनी बसाई जा सकती है, कहाँ कमर्शियल एक्टिविटी की जा सकती है। तो ये लैंड डिसाइड होता है। ये इसको ध्यान रखते हैं कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है या ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, तो भविष्य में ध्यान रखते हुए आने वाले 5 से 10 सालों में कहाँ कहाँ जनसंख्या बढ़ सकती है। यानी कि योजना हो गई एक तरह से। नहीं, योजना होगी तो कहाँ ट्रैफिक हो सकता है, तो उसके कंट्रोल के साथ नई सड़कें बनेंगी। सड़कें कहाँ से निकलेगी, रेलवे लाइन कहाँ से निकलेगी,
कोई ज़मीन है वहाँ अगर कॉलोनी बसनी है तो कहाँ कॉलोनी बसेगी, कौन सी गवर्नमेंट ने कुछ एरिया फॉरेस्ट लैंड के लिए रिजर्व रखना पड़ता है, वो भी रिजर्व रखना है। कुछ जगह पहाड़ है, वहाँ प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये एक ऐसा दस्तावेज है जो अगले 10 साल की प्लानिंग के लिए हर शहर के नगरीय विकास विभाग द्वारा बनाया जाता है। क्या आम आदमी इस मास्टर प्लान को पढ़ सकता है, समझ सकता है? हाँ, थोड़ा सा मतलब अनुभव होगा जिसको थोड़ा भी वो समझ जाएगा, बाकी नहीं तो एक्सपर्ट है इंटरप्रेट करने के लिए काफ़ी लोग। तो जो लोग अभी आपके सवाल को सुन रहे हैं जवाब को, वो अगर देखना चाहें मास्टर प्लान तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मास्टर प्लान ऑनलाइन गूगल पे डाल सकते हैं, मिल जाएगा, नहीं तो हमें मैसेज कीजिए, हम भेज देंगे। हमारे पास पड़ा बहुत बढ़िया। है मास्टर प्लान PDF में पड़ा है, उसका पूरी बुकलेट ही पड़ी है, सॉफ्ट कॉपी पड़ी है। अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो भेज देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा सर, ये एक एग्रीकल्चर में हम बार बार सुनते हैं जमाबंदी, अपना खाता। ये जमाबंदी क्या होता है? खातेदार, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो। जमाबंदी बेसिकली एक ऐसा दस्तावेज होता है जो बताता है कि लैंड का मालिक कौन है, लैंड का टाइटल क्या है, मतलब कोई कृषि भूमि है, मतलब रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो, इसको रिकॉर्ड कह सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते जमाबंदी को रिकॉर्ड। ठीक है, हैं। एक रिकॉर्ड है जो बताता है कि खातेदार यानी कि मालिक वो एक लैंड है, उसका खाता नंबर क्या है। ठीक है, जैसे अपने नगर निगम ADA में प्लॉट नंबर होता है, यस, नगर निगम AMC नंबर देती है, तो एग्रीकल्चर लैंड का खसरा नंबर या खाता नंबर होता है। ओके, तो उस खाते नंबर पे ज़मीन कितनी है, उसका मालिक कौन है जी, उसकी किस्म क्या है जी, वो बताया जाता है जमाबंदी में। ये बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो बताता है ऑनरशिप क्या है और टाइटल क्या है। तो इसको हर कोई देख सकता है? हाँ, अपना खाता वेबसाइट है, राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसमें सारे लैंड के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं, जिसमें आप खाता नंबर, खसरा नंबर या विलेज से डाल के आप देख सकते हो, कोई भी देख सकते हो फ्री। यानी कि अगर कोई व्यक्ति श्याम गुजर जी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उनको ये जानना हो कि श्याम गुजर जी की ही प्रॉपर्टी है, तो ये चेक कर सकते हैं जाके? हाँ, ये अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं तो लैंड का टाइटल चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है अपना खाता की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे उसका तहसील का नाम डालें, ग्राम का नाम डालें और खसरा नंबर डालें। तो जो मान लीजिए XYZ फॉर आप जैसे नाम लिया श्याम जी कह रहे हैं ये मेरे 5 बीघा ज़मीन है पुष्कर में, मुझे बेचनी है, तो हमें ये पहले चेक करना चाहिए कि क्या ये ज़मीन श्याम जी की है। अच्छा, बिल्कुल सही है। क्या ये पेपर में जो बता रहे 5 बीघा है ना? ठीक है। क्या ये जनरल है, क्योंकि कई जैसे कानून होते हैं SC की ज़मीन जनरल नहीं खरीद सकता है एग्रीकल्चर में, तो ये चेक करना। तो ये चेक करने के बाद ही मालूम कर सकता है कि हाँ भाई श्याम सही बोलता है गलत बोलता है। अच्छा, आज मैं ही बन जाऊँ, मैं हूँ श्याम हूँ, हाँ ये भी सही बात है। मैं बोलो यार ये मेरी 10 बीघा ज़मीन है, हाँ, तो हाँ। मैं कुछ ये तो होता ही है, जो फ्रॉड लोग करते हैं, तो इस हैं। फ्रॉड से बचने के लिए जमाबंदी चेक करना एक बहुत अच्छा तरीका है। आप जमाबंदी चेक कीजिए, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेंगे तो वो सही रहेगा। किसी रेवेन्यू लॉयर से बात चेक कराइए या किसी एक्सपर्ट ब्रोकर से बात कीजिए, रेपुटेड ब्रोकर से बात कीजिए, वो आपको बताता है। बहुत सुंदर सा। अच्छा सर, ये चेन डॉक्यूमेंट क्या मसला है? चेन डॉक्यूमेंट तो होता है, चेन क्या है? ये चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की चेन है, श्रृंखला है। मान मतलब लीजिए जहाँ आप से एक property start एग्जाम्पल हुई। मान लीजिए आपके नाम रोमिल के नाम कोई मकान है, ठीक है, आपके नाम मान लो वैशा लगा मकान है, ठीक है। अभी आपके पास आया कैसे? आया कैसे? मैंने रजिस्ट्री आपको कराई। हो सकता है आपने रजिस्ट्री कराई होगी XYZ से, कराई, उसने ABCD से कराई होगी, बिल्कुल कराई। ABCD हाउसिंग बोर्ड ने दिया होगा। हाँ ठीक है, तो हाउसिंग बोर्ड से लेके आप तक आने में 4 ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है। तो सारे ट्रांजेक्शन पेपर होना, ओरिजिनल होना, वो सारे चेन डॉक्यूमेंट कहते हैं उनको। ये एक चैन बनी हुई है, पहले हाउसिंग बोर्ड ने ABCD को दी, फिर ABCD ने EFJ को दी, EFJ ने XYZ को दी, XYZ ने रोमिल को दी। क्या? ये सारे ओरिजिनल तो कहने का मतलब है कि 25-30 साल पहले हाउसिंग बोर्ड ने जो प्रॉपर्टी अलॉट की और आज जिसके पास है उसके बीच में जितने भी श्रृंखला है, जितने भी लोग डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड चेन डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से चेन डॉक्यूमेंट, तो ये कई बार चेन डॉक्यूमेंट मिसिंग भी होते हैं, कई बार मिस भी हो जाते हैं। तो अगर पेपर मिस हो जाते हैं तो कई बार बैंक्स लोन नहीं करती है, टाइटल में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अच्छा अच्छा। पहले लोग क्या करते थे कि प्रॉपर्टी एक को बेच देते थे और फोटो कॉपी से कहते मेरे पेपर खो गए, दूसरे को बेच देते थे। तो अब ऐसा हो गया कि जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, पूरे चेक डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो कई बैंक लोन करने से मना कर देती है और कई खरीदार खरीदने से मना कर सकते हैं। तो इंश्योर कीजिए आपके चेन डॉक्यूमेंट हो, और अगर किसी वजह से खो गए तो उसकी प्रॉपर गुमशुदगी रिपोर्ट होती है, ठीक है, अखबार में रिपोर्ट न्यूज़ विज्ञप्ति डाली जाती है, शपथ पत्र देना पड़ता है, ताकि ये मालूम पड़े आपके इंटेंशन गलत नहीं है, और इसके बेसिस पे आप डुप्लीकेट भी इशू करा सकते हैं। तो चेन डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी के लेन देन में। तो सर खसरे नंबर जो होते हैं, खसरा नंबर का क्या? जैसे मैंने आपको बताया जैसे AMC नंबर होता है, जैसे AMC, जैसे प्लॉट नंबर होता है, तो ये खसरा एग्रीकल्चर लैंड का नंबर होता है। अच्छा सर, एक सवाल पूछा है इन्होंने, राजू जी हैं आदर्श नगर से, कि AD स्कीम के जो प्लॉट्स होते हैं और जो नियमन के जो प्लॉट होते हैं उसमें कोई अंतर होता है?
ज़्यादा नहीं, थोड़ा होता है। जैसे कि एडीए स्कीम के जो प्लॉट होता है वो एडीए ही ऑक्शन के थ्रू या अलॉटमेंट के थ्रू देती है। लॉटरी वाला। हाँ, जैसे आज अजमेर में बात की एग्जाम्पल, पंचशील नगर है, हाँ ठीक है, या पृथ्वीराज नगर है, या ब्यावर रोड पे चंद्रवर्धय नगर है, ये सब लॉटरी वाले हैं शायद। ये योजना है, ये योजना का प्लॉट, एडीए के योजना प्लॉट है। इनमें एडीए एप्लीकेशन लेती है, ठीक है, उनको अलॉट करती है लॉटरी से, या बाद में नीलामी से बेचती है। जो अप्रूव्ड होते हैं, नियमन वाले प्लॉट जो होते हैं, वो प्राइड लैंड होती है जिसमें एडी से अप्रूवल लिया जाता है, एडी से नियमन कराया जाता है। जैसे अजमेर में एग्जाम्पल तो ज्ञान विहार है जी, केशव नगर है, ये नियमन है, साकेत नगर है, ये कॉलोनीज है, ये एडीए अप्रूव्ड है, बट ये एडीए ने नहीं, ये प्राइवेट कॉलोनाइजर ने बेची है। और एडीए के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उन्होंने प्लॉटिंग की, वो सारी सुविधाएं दी, एडीए को पैसा जमा करा, एडीए ने उनका नक्शा पास किया और वो बेचे। तो इनका रिकॉर्ड भी एडीए के पास रहता है पूरा? दोनों का रिकॉर्ड एडीए पास रहता है। ADA ये में लैंड जाके- एक्चुअली जो अप्रूव्ड होती है वो लैंड एडीए को सरेंडर हो जाती है, ओके, फिर एडीए पट्टा देता है। तो जो कॉलोनाइजर होता है एडीए को सरेंडर करता है, फिर एडीए उस पट्टा होल्डर को जो पट्टा देता है, तो लैंड तो एडीए के पास ही रहती है। आप कौन सा प्लॉट लेना पसंद करते हैं, स्कीम वाला या नियमन? दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं जी, दोनों के प्लस और माइनस है, डिपेंड करता है। जैसे आज अगर मैं पंचशील के एग्जांपल देता हूँ, जी, पंचशील की तुलना करूँ मैं उसके आसपास के बलदेव नगर से, बालाजी नगर से, तो ऑफ कोर्स स्कीम का प्लॉट बेटर है, क्योंकि वो सड़कें चौड़ी है। यस यस, अब वहीं पे मैं बात करता हूँ पृथ्वीराज नगर की तुलना करता हूँ मैं जीएस प्राइम से, चंद्रकला विहार से, तो पृथ्वीराज नगर बेटर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आज भी डेवलपमेंट नहीं है, 20 साल हो गए, हाँ सही बात न सड़कें हैं, न नालियाँ हैं, न सीवरेज है, पानी लाइन जब डाल दी है। जी, उसी का नियमन वाला प्रोजेक्ट देखिए, चंद्रकला विहार देखा जाए, जीएस प्राइम देखा जाए, ड्रीम स्टेट, अरियंत विहार, वो बेहतर हुए। वो प्राइवेट है लेकिन उनका डेवलपमेंट पहले है और बेहतर डेवलपमेंट है। आज की तारीख में अगर मुझे लेना होगा तो मैं तो ये देखूंगा, एक तो मैं कहाँ रह सकता हूँ और कहाँ डेवलपमेंट हो चुका है। अच्छा, पिछले 10 सालों में देखा है कि 80% डेवलपर ने निराश किया है टाइम पे, चाहे गवर्नमेंट के डेवलपर हो चाहे प्राइवेट डेवलपर हो, समय पर डेवलपमेंट होता नहीं है। अब एंड यूजर कहाँ जाए? अब पृथ्वीराज नगर किसी ने 20 साल पहले प्लॉट लिया, 15 साल पहले लिया, एंड यूजर है, अब कहाँ जाए? सीवर लाइन कहाँ से लाएगा? चलो अपना सेफ्टी टैंक बना लेगा, अपने बोरिंग करा के बना ले, लेकिन आसपास मकान नहीं होंगे, वो कैसे रहेगा? इनसिक्योरिटी तो रहती है। ऐसे में प्राइवेट कॉलोनी में जाना सही रहेगा। अच्छा अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे ये हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, आपके एडी की प्रॉपर्टी हो गई, फ्री होल्ड हो गई, पीपी लैंड क्या होता है? पीपी लैंड का अगर देख रहे हो, प्राइवेट पट्टा प्रॉपर्टी कहते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, वो लैंड जो कि गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आदर्श नगर में किसी का मकान है, अब वो नगर निगम ने उसको अलॉट नहीं किया, ना एडी ने अलॉट किया, ये उनके आने से पहले से ही है, तो वो पीपी लैंड है, प्राइवेट सिविल लाइन की प्रॉपर्टी है, पीपी लैंड। अच्छा, जिस तरह आदर्श नगर वगैरह पुरानी जो कॉलोनी थी, जो एडीए यूआईटी बनने से पहले की जो लैंड्स थी, उनको वो जितनी लैंड जो सरकारी जमीन के अलावा जो भी लैंड थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी। मान लीजिए आज से 1970 की बात करें, 1971 जब एडीए बना था, यूआईटी बना था, हाँ, उससे पहले की लैंड या तो सरकारी थी या प्राइवेट थी। ओके, तो जो उस टाइम की जो पहले प्राइवेट लैंड थी उनको पीपी लैंड डिक्लेयर कर दिया, और सरकारी तो सरकारी हो गई, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट ट्रांसफर होकर एडीए में, कोई नगर निगम में, कोई हाउसिंग बोर्ड में वो अथॉरिटी बनती गई, और वैसे अलग से अलॉटमेंट होते गए या नीलामी होती गई। सुनील जी चौहान ने पूछा है कि साहब कई जगह हम जाते हैं तो प्रॉपर्टी एडी अप्रूव्ड तो होती नहीं है, पीपी भी नहीं होती है, लेकिन वो कहते हैं इसका नगर निगम से नक्शा पास है और वो लोनेबल भी होती है, ये क्या मसला है? ये देखिए ग्रे एरिया है, कई जगह सही भी होता है, कई जगह गलत भी होता है, तो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी या डील टू डील, या इसमें भी एक्सपर्ट को किसी एक्सपर्ट वगैरह। मान लीजिए अब एडीए की लैंड है, एडीए का कॉलोनी है और उस पर नगर निगम नक्शा पास कर रहा है, तो मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, ऐसा कैसे हो सकता है? अलग नगर निगम पावर है, अगर बाय लॉस के हिसाब से तो नक्शा पास कर सकते हैं कहीं पर भी, पर अगर एडीए की कॉलोनी में नगर निगम नक्शा पास कर रहा है तो मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। तो इसलिए क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। अच्छा, कई जगह सही भी होता है, कई जगह फ्रॉड भी होता है। तो अच्छा, ऐसा कई जगह हमने देखा सुना है कि इस प्लॉट का एसडीएम पट्टा है। एसडीएम पट्टे का क्या मतलब होता है? एडीए पट्टा होता है वो समझ में आ गया, एसडीएम पट्टा क्या है? जो लैंड एडीए के दायरे से बाहर होती थी, होती थी, हाँ पहले, अभी भी आज होती भी है, कई है, अभी भी होती होगी, आज भी है। पहले की बात कर रहा हूँ जब यूआईटी से बाहर होती थी। अच्छा। जैसे माकड़ वाली पहले बाहर था, हाँ ठीक है, वहाँ पे या तो कलेक्टर पट्टा देता था या एसडीएम पट्टा देता था या पंचायत का पट्टा होता था। मकड़वाई रोड पे कई कॉलोनीज हैं, वहाँ पर एसडीएम पट्टे तो जो उस टाइम एडीए में नहीं आती थी, यूआईटी में नहीं आती थी, तो उस टाइम के जो पट्टे हैं पुराने, जो कलेक्टर के दिए हुए, एसडीएम के दिए हुए, तो एसडीएम पट्टे वो भी अप्रूव्ड होता है। बट क्योंकि उसके बाद एडीए आ गया, एडीए ने मास्टर प्लान चेंज कर लिया,
तो अगर जिसके पास एसडीएम का पट्टा है तो उसको मैं सलाह दूंगा एडी का पट्टा ले ले, उसको जो भी नगर निगम जिस भी अथॉरिटी में उसका पट्टा ले ले, ताकि आपकी और क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि मेरे पास सामने कई केस है जो एसडीएम के पट्टे थे 400 गज के, लेकिन मास्टर प्लान में उधर से सड़क निकल दी, चौड़ी हो रही है, तो उनके प्लॉट छोटे हो गए। अच्छा। तो चेंजेस हो सकते हैं। तो एसडीएम प्लॉट के बाद मास्टर प्लान चेक करें और अकॉर्डिंगली पट्टा ले एडीए से, मेरी सलाह रहेगी। सर एक और सवाल है ज्वलनशील, जो अभी नया हाईवे बना है जयपुर पुष्कर वाला, वो बार बार आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि वो जो 200 फीट का तो हाईवे है जो रोड है, उसके अलावा 100 फीट की ग्रीन बेल्ट भी है। तो ग्रीन बेल्ट कोई बोलता है छोड़ के लेना चाहिए, कोई बोलता है ग्रीन बेल्ट सहित लेना चाहिए, ग्रीन बेल्ट में बना नहीं सकते लेकिन कुछ बना भी रहे हैं। तो लोगों में कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि अगर बना नहीं सकते तो बन क्यों रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो फिर बनने की अनुमति कैसे मिल रही है, या कोई खतरा नहीं है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला तो बात है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है हाईवे के लेफ्ट राइट में जी, तो ये होता है इनका 200 फीट हाईवे है, उसके बाद 100 फीट और छोड़ना पड़ता है जिसको नो कंस्ट्रक्शन जोन होता है। मतलब सेंटर से 200 फीट लेफ्ट, 200 फीट राइट, वो तो इंक्लूडिंग ग्रीन बेल्ट। ठीक है। तो उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी आपकी होती है, बट उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वो इसलिए कि अगर फ्यूचर में अगर कभी हाईवे का एक्सपांशन हो तो लैंड सरेंडर करनी पड़ सकती है। अच्छा। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन ना करें, उसको ग्रीन बेल्ट बोलते हैं, ताकि आप थोड़ी ग्रीनरी कर दो, उस पर प्लांटेशन कर लीजिए, नॉन आरसीसी वाला ऐसा कच्चा कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, पार्किंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल तो जयपुर, अगर आप किसी भी हाईवे पर जाएंगे, ढाबे पे जाते होंगे, मान लो हाईवे जैसे किंग, हाँ जी, उस पर देखते हो जो किंग रेस्टोरेंट है उसके हाईवे के बीच कितनी जगह खाली रहती है? हाँ, लगभग 200-250 फीट से ज़्यादा होगी। तो उसमें 100 फीट वही है, 100 फीट ग्रीन पे है, 100 फीट मार्गाधिकार में। तो इतनी छोड़नी पड़ती ताकि फ्यूचर में एक्सपांशन हो। आज तो 6 लेन है, हो सकता है फ्यूचर 10 लेन 12 लेन रोड बने। ओके। तो इसलिए भी छोड़ी जाती है। जब भी आप ज़मीन लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कितना एरिया आपके यूज़ कर सकते हो और कितना आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। कई लोग बेच देते हैं और कई लोग खरीद भी लेते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि यार ये ग्रीन बेल्ट था। हाँ, ग्रीन बेल्ट आपकी होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, बट आप उसमें कोई कंस्ट्रक्शन, लेकिन जो बना रहे हैं वो इलीगल है। अच्छा, मतलब ठीक है, वापस एज पर बायलॉज, एज पर ऐसा बायलॉज नहीं बना सकते। ठीक है। अच्छा सर, अब एक सवाल ये भी है कि कंस्ट्रक्शन को लेके आ रहा है बार बार कि सर कंस्ट्रक्शन के लिए कोई अजमेर में कोई बढ़िया एजेंसी, कुछ इस तरह की कुछ कंपनी जहाँ पर कि उनको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल जाएं, क्या खर्चा आएगा? बिकॉज ठेकेदार ठेका लेते तो हैं लेकिन बजट को पार कर देते हैं। डिपेंड करता है। मतलब मेरे पास ऐसे एग्जांपल है जहाँ 1500 रुपये 1200 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन होता है और 5000 रुपये में भी होता है। डिपेंड करता है, होटल का अलग लगता है, मॉल का अलग लगता है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का अलग लगता है, रेजिडेंशियल का अलग लगता है। अब रेजिडेंशियल में सिंपल स्ट्रक्चर का अलग लगता है, फिनिशिंग का अलग लगता है, अब उसमें इंटीरियर क्या है उसका अलग लगता है। तो मेरे ख्याल से अच्छा काम तो शुरुआती 1800-2000 से होता है। नहीं, मेरा सवाल ये है सर कि क्या किसी आर्किटेक्ट के पास जाकर के ठेकेदार नियुक्त करना चाहिए या डायरेक्ट ठेकेदार को अपॉइंट? नहीं, मैं चाहूँगा किसी एक्सपर्ट को, अगर आपको नॉलेज है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी अच्छे आर्किटेक्ट को या किसी वैल्यूअर को या किसी इंटीरियर वाले को किसी बीच में रखना चाहिए जिसको नॉलेज हो। जैसे हम कोई भी करते हैं तो हमारे रौनक मुंदड़ा है, मनीष माहेश्वरी है, हम उनसे सलाह करते हैं, अनुभव है, पर फिर भी उनसे क्यों लेते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। यस। और इन लोगों को हायर करने का फ़ायदा ये मैंने देखा है, जितने इनको फीस देते हैं ना उससे ज़्यादा पैसा बचा ही देते हैं। बहुत बढ़िया। और सबसे क्वालिटी चेक करना हमारे बस की बात नहीं है, 99% लोग नहीं कर सकते। उनके पास ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन है, उनके पास ऐसे एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो बता सकते हैं आपको। लोहागल के अंदर अभी एडीए की एक स्कीम आने वाली है, क्या उसमें निवेश करना चाहिए? लोगों का सवाल है। मैं एडीए की नई स्कीम जितनी भी है उनमें व्यक्तिगत रूप से कंफर्टेबल नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर एडीए की पुरानी कॉलोनी पृथ्वीराज नगर देख लो, डीडीपुरम देख लो, पंचली ब्लॉक, विजय राजे सिंधिया नगर, ट्रांसपोर्ट नगर देख लो, तो जहाँ 10-10, 20-20 साल हो गया डेवलपमेंट नहीं है। तो अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर रेट नहीं बढ़ेगी, इन्वेस्टर को फ़ायदा नहीं होगा। सही बात है। इसके अलावा जब आपके पास ऑप्शन है डेवलप के उसी रेट में, तो क्यों जाना? और आपको लॉटरी से अलॉटमेंट होगा। कल को अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको साउथ फेसिंग या टी पॉइंट ऐसा प्लॉट मिल गया जिसको बेचने में काफ़ी चैलेंज आता है, तो आपका पैसा फंस भी सकता है। तो चुनाव करके लीजिए भाई। अगर आपके पास चॉइस है तो अगर जैसे प्राइवेट डेवलपर आपको चॉइस देते हैं, प्लॉट चुन सकते हैं अवेलेबल पे, तो वो बेटर है। आप अपनी जिम्मेदारी और अपनी मर्जी से आप निवेश करें। मैं ये हमारी कंपनी का मोटो, इन्वेस्ट करें अप्रूव्ड
ऑर्गेनाइज और डेवलपमेंट। अप्रूव, ऑर्गेनाइज और ये डेवलप। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अप्रूव्ड होना ही ज़रूरी नहीं है, उसका डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, और डेवलपमेंट भी अगर ऑर्गेनाइज होगा तो बेटर होगा, क्योंकि फ्यूचर में रहने वाले, जहाँ हम प्लान करते हैं कि हम मेट्रो सिटी बनेंगे एक दिन, बड़े शहरों, विदेशी लाइफस्टाइल हम भी चाहते हैं, तो शुरू क्यों ना करें ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से जो इस तरह की हमारी ज़रूरतें पूरी करती है। बिल्कुल सही। आज जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, हमने लेक एवेन्यू आ रहा है या अरिहंत विहार है, और प्रोजेक्ट है, उसमें पहले से डेवलपमेंट है, 90 डिग्री पे रोड्स हैं, वहाँ पे झील बना रहे हैं, वहाँ पे गेटेड कॉलोनी, ईस्ट फेसिंग ले सकते हैं, वहाँ ईस्ट फेसिंग कॉर्नर ले सकते हो, उससे कम रेट कॉर्नर ले सकते हैं। सही बात है। तो ऐसी जगह क्यों ले। चलिए सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आज सवालों की सिलसिला अच्छा रहा, आज थोड़ा सा अलग हट के सवाल पूछे लोगों ने। अगर और भी आपके कुछ इस तरह के सवाल हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, या रमेश सर या मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और कोई सवाल हो तो आप पूछ के डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।